टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। आपको एक ग्लास स्लैब लेना है। ये ग्लास स्लैब है। ये हमने एक ग्लास स्लैब ले लिया। ओके, प्रैक्टिकल करते हैं इस तरह से। अब सबसे पहले हम इस पर एक लाइट डालेंगे, ऑब्लिक्यू, इस तरह से टेढ़ी लाइट, इस तरह से एक लाइट डालें। ये हो गई आपकी इंसिडेंट रेज। तो मैंने ये कह दिया भाई ये इंसिडेंट रेज है और मैंने ऑब्लिक्यू डाली है। यहां पॉइंट बना जिस पर एक नॉर्मल आप डैश डैश करके दिखा सकते हो। तो ये नॉर्मल बना दिया, इसको मैंने नाम दिया नॉर्मल। और ये एंगल हो गया इनके बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल आई। ठीक है। अब ये जो लाइट है ये मीडियम एयर है और ये वाला मीडियम ग्लास। तो ये रेयर मीडियम कहलाएगा, एयर वाला, और ग्लास वाला डेंसर मीडियम। तो ठीक है, लाइट रेयर मीडियम से चली है, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि लाइट रेयर से डेंसर में आ रही है तो ये टूवर्ड द नॉर्मल झुकेगी। तो हमने ये लाइट को बेंड कर दिया, मतलब रिफ्रैक्शन करा दिया इसका, इस तरह से। तो ये नॉर्मल के साथ एंगल मान लिया मैंने, एंगल आर। तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन। ठीक है। अब पहला पॉइंट, अगर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन हुआ है पहले सरफेस से, तो एंगल आई और एंगल आर में ये एंगल बड़ा होना चाहिए एंगल आर से। पहला पॉइंट, एंगल आई की जो रेंज है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में होना चाहिए। 30 हो, 45 हो, 60 डिग्री, मतलब 30 से 60 डिग्री के बीच में होना चाहिए एंगल। और एंगल आई बड़ा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए एंगल आर से। एंगल आई बड़ा होना चाहिए एंगल आर से, तब रिफ्रैक्शन माना जाएगा पहले सरफेस से। अब ये लाइट यहां टकराई तो मैंने इस जगह पर इस तरह से नॉर्मल बनाया, ये नॉर्मल बना दिया मैंने। अब देखो ये लाइट ऐसे डॉट डॉट करके जानी चाहिए थी, लेकिन ये ग्लास है और ये एयर है। ये ग्लास सरफेस और यहां आ गए एयर में। ये ग्लास से एयर में जाओगे तो लाइट अभी हो जाएगी इस तरह से, इस तरह से लाइट अभी हो गई। और ये एंगल मान लिया मैंने इमर्जेंट एंगल, पूरा ई इमर्जेंट एंगल। ओके, ध्यान रखना ये इमर्जेंट एंगल हो गया। ध्यान रखना ये जो लाइट आई है ऐसे जो डाली आपने इंसिडेंट रेज, इसको अगर मैं डॉट डॉट करके आगे बढ़ाता चला जाऊं, ठीक है, तो ये जो लाइट आ रही है ये और ये एक दूसरे के पैरेलल आनी चाहिए। जो इंसिडेंट लाइट आपने डाली है ये यहां के बेंड हुई है, लेकिन अगर ये बेंड ना हो और मैं इसे डॉट डॉट करके ले जाऊं आगे की तरफ इस तरह से, ठीक है, और ये इमर्जेंट जो रेज आई है, इमर्जेंट रेज, और ये इंसिडेंट रेज है, इंसिडेंट रेज, ये एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट, ये एंगल आई है जो 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में होना चाहिए। ये एंगल आई बड़ा होना चाहिए इस एंगल आर से। अगर ये एंगल आर है तो ये एंगल भी आर होगा। ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और ये एंगल मैंने माना इमर्जेंट एंगल। ध्यान रखना सेकंड केस, इमर्जेंट एंगल आई और इंसिडेंट एंगल आई, इंसिडेंट एंगल आई और इमर्जेंट एंगल ई दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, तब ये ग्राफ सही माना जाएगा। और इंसिडेंट रेज और इमर्जेंट रेज एक दूसरे से पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन बता दी, इंसिडेंट रेज पैरेलल होने चाहिए इमर्जेंट रेज के। ठीक है, तब ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होगा। ये तो डायग्राम हो गया, ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। अब एक छोटा सा पॉइंट, इस जगह पर हम पिन गाड़ते हैं। पिन, ये मान लो पिन है, एक पिन यहां गाड़ दी,
ये पिन मैंने मानी P1 और ये मानी मान लो P2, ये P1 और ये P2, दो पिन गाड़ दी। और फिर जब आप इधर से देखोगे इस तरह से नीचे से इस वाले सरफेस से ऐसे आंख लगा के देखोगे तो इस जगह पर मैंने आंख बना दी कि यहां से मैं देख रहा हूं, तो आपको ये लाइट यहां जानी चाहिए थी, ये इस तरह से जानी चाहिए थी, लेकिन आपको यहां दिख रही है। तो इस जगह पे भी दो पिन गाड़ोगे आप, इसको पिन P3 बोल दिया, इसको पिन P4 बोल दिया। ध्यान रखना P1 P2 पिन का जो डिस्टेंस है, P1 पिन से P2 पिन का जो डिस्टेंस है वो 5 to 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। इनके बीच का डिस्टेंस 5 से 8 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, ना 5 से छोटा होना चाहिए ना 8 से बड़ा होना चाहिए। पहला पॉइंट। जब आप P3 पिन गाड़ोगे इस तरह से, देखो आपने P1 पिन ऐसे गाड़ दी इस तरह से, देखो ऐसे P2 पिन यहां गाड़ दी इस तरह से। तो जब आप P3 पिन गाड़ोगे इस तरह से, P4 पिन गाड़ोगे इस तरह से, तो P3 पिन को ऐसे गाड़ते समय इस तरह में इसको गाड़ोगे तो ऐसे देखोगे ग्लास स्लैब में नीचे से, ग्लास स्लैब में नीचे से देखोगे ऊपर की तरफ। तो ध्यान रखना जब P3 पिन गाड़ रहे हो तो P2 और P1 का फिट चेक किया जाता है। मान लो मैंने P3 पिन गाड़ी, P3 पिन को गाड़ा, तो आपको P1 पिन और P2 पिन का फिट चेक करना होगा। जब आप P4 पिन गाड़ोगे, P4 पिन गाड़ोगे तो P1 P2 और P3, उसके बाद है P1 P2 और P3 पिन का फिट देखना होगा। तो जो भी हम इधर गाड़ते हैं पिन, जैसे P4 गाड़ रहा हूं तो इसके बाद देखो P1 P2 और P3 इन तीनों के फिट देखने होंगे। क्या देखने होंगे? फिट। ओके, थोड़ा समझ में आ रहा है? चलो, और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। ये कुछ कंडीशंस हैं ग्लास स्लैब के रिफ्रैक्शन के लिए। अब मैं एक दो बातें और बता रहा हूं। ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कब नहीं होगा? ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन हुआ, समझ में आया? कब नहीं होगा? तो पहला केस कब नहीं होगा, तो देखो ये ग्लास स्लैब बना दिया आपने, ये ग्लास स्लैब है और आपने लाइट, इंसिडेंट लाइट डाली नॉर्मल के ऊपर। ये नॉर्मल है, ये मान लो आपका नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल है इस तरह से, और आपने लाइट को नॉर्मल के ऊपर ही डाला, मतलब एंगल आई 0 रखा, तो ये ऐसे ही पार हो जाएगी, तो एंगल आर भी 0 होगा। जब एंगल आई 0 तो एंगल आर भी 0। जबकि मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था एंगल आई बड़ा होना चाहिए एंगल आर से, तब रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब से होगा। ये बराबर है तो नो रिफ्रैक्शन। इस कंडीशन में रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब से नहीं होगा। सेकंड पॉइंट, ये ग्लास स्लैब एक मीडियम माना, ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने माना μ1 और नीचे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने माना μ2। अगर μ1 और μ2 दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है, दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है, तो भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि लाइट ऐसे आएगी और इसी एंगल से वापस निकल जाएगी। ये एंगल आई, ठीक है, ये एंगल आर एक दूसरे के बराबर होंगे। इस कंडीशन में एंगल आई और एंगल आर बराबर होंगे, तो अगर दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकंड दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब मैं इसका कुछ डेरिवेशन समझा रहा हूं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन समझाऊंगा। अच्छी तरह समझो। हमारे पास इसका एक डेरिवेशन है, वो क्या? मान लो ये है एयर, एयर में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया म्यू एयर। क्या मान लिया मैंने? म्यू एयर। ओके, म्यू एयर मैंने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया। ये ग्लास है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू जी। ओके, अब देखो यहां रिफ्रैक्टिव एयर है तो यहां म्यू ए कहलाएगा। तो यहां से लेके यहां तक की बात कर रहा हूं, म्यू ए, स्नेल लॉ लगा रहा हूं, म्यू ए
इंटू साइन एंगल, म्यू ए इंटू साइन एंगल क्या आई इज इक्वल टू म्यू ए इंटू साइन एंगल आई इक्वल टू होगा म्यू जी इंटू साइन एंगल, ये एंगल लेते हैं आर, साइन एंगल आर, तो साइन आर को नीचे ले आओ, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू जी अपॉन, इसको नीचे ले आओ, म्यू ए, इसको ऐसे ले सकते हैं, और इसको लिख सकता हूं मैं क्या, जो नीचे है वो पहले और जो ऊपर है वो बाद में, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए म्यू जी, इक्वेशन 1, इस मीडियम से यहां तक। अब मैं यहां से यहां की बात करूं सेकंड केस में, तो यहां तो है म्यू जी साइन एंगल, ये एंगल आर है, साइन एंगल आर इज इक्वल टू, ये ई एंगल है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू ए साइन एंगल ई, साइन एंगल ई, ये एंगल ई है। मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्शन के थ्रू, ग्लास स्लैब से जब रिफ्रैक्शन होगा तो मैंने आपको बताया था एंगल आई और एंगल ई बराबर होगा, तो मैं एंगल ई की जगह पर आई लिख सकता हूं, तो म्यू जी साइन आर इज इक्वल टू म्यू ए साइन आई, साइन आई को इसको नीचे ले आओ, तो साइन आर अपॉन साइन आई इज इक्वल टू म्यू ए अपॉन, इसको नीचे ले आओ, म्यू जी, मैं इसको क्या ले सकता हूं, म्यू जो नीचे है वो यहां जाएगा और जो ऊपर है वो यहां जाएगा, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, 2 इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन का इसमें इंटू कर दो, ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है साइन आई अपॉन साइन आर इंटू, इसकी वैल्यू है साइन आर अपॉन साइन आई से आई कट गया, आर से आई कट गया, तो ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये था ग्लास स्लैब का डेरिवेशन। ग्लास स्लैब में जब हमने आपको रिफ्रैक्शन सिखाया तो कुछ डायग्राम कुछ इस तरह का बताया था मैंने, दोबारा समझ लो एक बार। ये ग्लास स्लैब, ये इंसिडेंट लाइट ऐसे आई, ये नॉर्मल, ये लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, सीधी निकल गई, ओके। ये इंसिडेंट एंगल आई, ये एयर है, ये ग्लास है, लाइट जब एयर से ग्लास में आएगी तो बेंड हो जाएगी टूवर्ड द नॉर्मल, ये एंगल आर, नॉर्मल के साथ एंगल आर हो गया। उसके बाद ये यहाँ टकराई तो मैंने यहाँ एक नॉर्मल बनाया और ये लाइट ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन अभी हो गई, ठीक है, ये डॉट डॉट करके ऐसे आ रही थी, तो हमने ये देखा कि लाइट आनी चाहिए थी यहाँ और इतनी शिफ्ट हो गई, ये एंगल ई है, इतनी लाइट आनी चाहिए थी यहाँ, इस तरह से ये डॉट डॉट करते हुए यहाँ आनी चाहिए थी लेकिन ये इधर शिफ्ट हो गई, तो इसे बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इस शिफ्टिंग को हमने एक्स मान लिया, इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। शिफ्टिंग को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्टिंग। इसको मैंने लिख दिया एक्स। इसके लिए फॉर्मूला होता है टी सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर, ये इसका फॉर्मूला है। यहां टी है थिकनेस, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट को मैं अगर चेंज करना चाहूं तो मान लो मुझे लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ाना है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करना हो, बढ़ाना हो एक्स की वैल्यू, लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर मुझे इंक्रीज करनी हो तो सबसे पहला पॉइंट एक्स लेटरल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी फॉर थिकनेस। थिकनेस बढ़ाओगे, इस ग्लास प्लेट की जो मोटाई है, जैसे ये ग्लास प्लेट है इस तरह से, तो इसकी ये मोटाई थिकनेस जितनी ज्यादा होगी
लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना होगा आपको। सेकंड पॉइंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट एंगल साइन आई। इंसिडेंट एंगल जितना ज़्यादा होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। पॉइंट नंबर 3, लेटरल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस ग्लास प्लेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतनी ही ज्यादा होगी। और ये फोर्थ पॉइंट है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ लाइट की कम होगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट थिकनेस पर, इंसिडेंट एंगल पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और वेवलेंथ ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बता दिया। डिस्प्लेसमेंट किन किन बातों पर डिपेंड करता है ये भी मैंने बता दिया। ग्लास स्लैब पर भी कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। विच डायग्राम इज करेक्ट, कौन सा डायग्राम सही है। तो देखो, ये लाइट आई इस पॉइंट से टकराई और इस पॉइंट पर टकरा के इसका होना चाहिए रिफ्रैक्शन, या तो ये आगे होनी चाहिए या टूवर्ड होनी चाहिए, लेकिन ये सीधी निकल गई और यहां टकरा के भी सीधी निकल गई, कोई रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं। जैसे लाइट आई वैसे निकल गई, तो रॉन्ग हो गया ये। अब इधर आ जाओ, ये लाइट ऐसे टकराई इस जगह पर, यहां मैंने नॉर्मल बनाया तो देखो ये टूवर्ड द नॉर्मल झुकी, बिल्कुल सही बात है। और फिर यहां नॉर्मल बनाया, फिर अभी हो गई, तो बिल्कुल बात सही आ रही है, डायग्राम सही लग रहा है। इधर देखो, ये पहली लाइट आई इस जगह पर, इसका रिफ्रैक्शन होना चाहिए लेकिन ये सीधी निकल गई, मतलब इस पॉइंट पर कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। एंगल आई और एंगल आ दोनों बराबर ही हैं, कोई रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं है, जीरो। तो ऐसा नहीं हो सकता, तो ये रॉन्ग है। तो डायग्राम बी सही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जब आप किसी ग्लास प्लेट से डायग्राम बना रहे हो और आपने इस तरह से लाइट डाली ये, तो ये लाइट आप सीधी बढ़ा दीजिए, मान लीजिए डॉट डॉट करके बढ़ा दीजिए। वो लाइट जो आ रही है डॉट डॉट करके वो इस वाले सरफेस को काट रही है, तो सही है, ये बिल्कुल सही डायग्राम है। ये इधर बेंड होगी, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं डॉट डॉट करके बढ़ाता हूं तो ये वाला सरफेस कटना चाहिए। अगर गलती से लाइट ऐसे आ रही होती, आपने लाइट ऐसे डाली और ये मैं डॉट डॉट कराता हूं और ये लाइट इस वाली लाइन को ना काट के इस वर्टिकल लाइन को काटती है, तो ये रॉन्ग डायग्राम हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा और ये राइट डायग्राम हो जाएगा। ये थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। डायग्राम दिए होंगे, हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो फर्स्ट डायग्राम यहाँ ये वाला नीचे वाला राइट है, ये रॉन्ग है। इन तीनों में ये राइट है, ये दोनों रॉन्ग है। क्वेश्चन हमारे पास विच इज करेक्ट, ये 3-4 डायग्राम दिए हैं, उनमें कौन सा डायग्राम सही है। देखो, ये डायग्राम ग्लास स्लैब का जो दिखा रहा हूं मैं, ये लाइट आई, हमें दिखाना है कि रिफ्रैक्शन पॉसिबल है नहीं, तो ये लाइट आई नॉर्मल पर ही डाल दिए तो ऐसे चली जाएगी ये वापस। तो मैंने कहा था जब इस तरह से लाइन होगी नॉर्मल पर तो नो रिफ्रैक्शन, हमें रिफ्रैक्शन के साथ डायग्राम बताना है, तो ये तो गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। अब ये तीनों सही लग रहे हैं हमें, ये डायग्राम भी सही लग रहा है, ये वाला डायग्राम भी सही लग रहा है, ये वाला डायग्राम भी सही लग रहा है। अब इसमें करना क्या है, ये जो एंगल है आई, वो एंगल आई 30 डिग्री से 60 डिग्री तक होना चाहिए। अगर आपके पास अरेंजमेंट है तो उसे लगाकर डी जो होती है उसको लगाकर अप एंगल चेक कर लो कितने का है, वो 30 डिग्री से 60 डिग्री का आना चाहिए। अब इसमें तो मैं नहीं दिखा सकता, आपको पेपर में दिया होगा तो डायग्राम नाप सकते हो। दूसरी बात, ये पिन पास पास है, ये वाली पिन भी पास पास है, जबकि ये वाली पिन थोड़ी दूर दूर है।
तो ये पिन की जो डिस्टेंस है P1 पिन से P2 पिन की जो डिस्टेंस है वो 5 to 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये थोड़ी पास है, ये दोनों भी पास है, ये थोड़ी दूर है, तो सबसे परफेक्ट डायग्राम हो गया डी। एंगल ये 30 से 60 डिग्री के बीच में होना चाहिए और पिन दूर दूर होनी चाहिए थोड़ी, 5 से 8, ये थोड़ी पास पास है, इसलिए डायग्राम रॉन्ग माने गए पिन पास पास होने की वजह से, इसलिए आंसर डी को सही माना गया। ग्लास स्लैब में ये डायग्राम दिए 3, इन विच डायग्राम पोजीशन ऑफ प्रोटेक्टर इज करेक्ट। डी का साइज, डी की शेप कौन सी ज्यादा सही है, तो ध्यान रखना डी रखी जाती है नॉर्मल के साथ, जैसे ये नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल है, तो इसके साथ डी ऐसे रखी जाएगी, ये डी है, और लाइट जो आ रही है वो ऐसे गिरेगी इस पर, जिससे कि ये जो कर्व है, ये जो कर्व है यहां से लेके यहां तक, वो इंसिडेंट एंगल को शो करेगा। तो डी हमेशा नॉर्मल के साथ इस तरह से, ये नॉर्मल है और नॉर्मल के साथ इस तरह से डी रखी होनी चाहिए। अब देखो ये लाइट आई ऐसे इंसिडेंट रेज, यहां आके ये ऐसे बेंड हो गई, फिर ये भी हो गई, डायग्राम तो सही है, लेकिन डी देखो ये नॉर्मल है और नॉर्मल के साथ ये डी ऐसे रखी है, मैंने कहा था इस तरह से रखो, ये गलत है, तो ये रॉन्ग डायग्राम हो गया। इस डायग्राम में देखो ये नॉर्मल है, ये वाला पोर्शन नॉर्मल है और डी भी इस पर बिल्कुल राइट रखी गई है, इस तरह से डी रखी गई, और ये वाला कर्व यहां से लेके यहां तक एंगल आई को शो करेगा, तो ये डायग्राम सही लग रहा है। अब ये डायग्राम आ जाओ, ये नॉर्मल है, डी नॉर्मल पर ही रखी है, लेकिन ये जो एंगल है इंसिडेंट एंगल, इसका ये जो एंगल है उसे नापने के लिए डी नहीं रखी गई, डी अपोजिट में है, जबकि ये उसी कंडीशन में रखी है कि ये एंगल भी आ जाए इसके अंदर, तो इसमें हम एंगल नाप सकते हैं, इसमें नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया और ये बी वाला डायग्राम राइट हो गया। तो ए गलत है, बी सही है और फिर ये सी गलत हो गया। हमारे पास ग्लास स्लैब के 2 प्रैक्टिकल हैं। स्टूडेंट ए, बी, सी और डी ने एंगल आई, एंगल आर और एंगल ई के डायग्राम दिए हैं, प्रैक्टिकल डाटा लिखे हैं। विच एक्सपेरिमेंट इज करेक्ट। तो ग्लास स्लैब में ध्यान रखना एंगल आई एंगल ई के बराबर होना चाहिए, एंगल आई ग्रेटर होना चाहिए एंगल आर से, और एंगल आई की वैल्यू 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में होनी चाहिए। ओके, तो देखो कौन सा स्टूडेंट ए बी सी डी में से करेक्ट है। ये 30 डिग्री का, ये 32 का, एंगल आई और एंगल ई बराबर नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। ये 30 डिग्री और ये 32.5, एंगल आई और एंगल ई बराबर नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, एंगल आई और एंगल ई एक दूसरे के बराबर हैं, और आई एंगल बड़ा है, ये आर एंगल है, आर एंगल छोटा है, तो ये बिल्कुल सही हो गया। थर्ड आंसर सही है। ये 30 है, 34.5 ये गलत है, तो आंसर सी इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट थ्रो ग्लास स्लैब, इंसिडेंट एंगल और डिस्टेंस फिट ऑफ 2 पिन आर गिवन, विच इज करेक्ट। एंगल आई जो है वो 30 से 60 डिग्री का होना चाहिए और 2 पिन के बीच की डिस्टेंस 5 से 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो देखो पहला है 30 डिग्री, 30 to 60 है, 30, 45, 60 बिल्कुल सही है, लेकिन डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर से छोटा है, इसलिए रॉन्ग हो गया। 30, 45, 60 बिल्कुल सही है और डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, मतलब 5 से 8 के बीच में, तो बिल्कुल सही लग रहा है। 20 डिग्री मतलब 30 डिग्री से कम है, तो गलत हो गया। 20 डिग्री मतलब 30 डिग्री से कम है, गलत हो गया। तो इस तरह से आप गलत कर सकते हो। और ये पिन की डिस्टेंस भी देखो ज़्यादा है, गलत है, और ये 10 है, ये भी गलत है, 5 से 8 होनी चाहिए। हमारे पास एक प्रैक्टिकल है, जैसे आपने देखा होगा कई बार कि एक ग्लास का बर्तन है आपके पास, इस तरह से ये ग्लास का बर्तन दिया है और इसमें भर दिया हमने वाटर, इसमें वाटर भर दिया हमने इस तरह से।
तो ग्लास के कंटेनर में वाटर भरा हुआ है और इसमें हमने एक नींबू या कोई भी फल हमने डाल दिया, इसमें नींबू डाल दिया इस तरह से। तो जब हम उसे बाहर से देखते हैं, एयर से देखते हैं, यहाँ से, जब यहाँ से हम देखते हैं तो ये नींबू हमको काफ़ी बड़ा लगता है, नींबू का साइज काफ़ी बड़ा लगता है। तो ऐसा क्यों? या आपने देखा होगा एक पेंसिल हम इसमें डिप कर देते हैं तो वो पेंसिल जब हम एयर से देखते हैं तो वो पेंसिल टेढ़ी लगती है पानी में। तो ऐसा क्यों? तो इनके बारे में हम एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं और उसके बेस पर बता रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। थोड़ा ध्यान से समझना। मेरे पास ये है ग्लास कंटेनर, ये ग्लास कंटेनर है, ठीक है, इसमें वाटर भरा हुआ है और मान लो अभी इस जगह पर ऑब्जेक्ट रखा है, इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर ऑब्जेक्ट है और लाइट जो है इस ऑब्जेक्ट से बाहर की तरफ चली, ऑब्जेक्ट से बाहर की तरफ लाइट चली। तो ऑब्जेक्ट से बाहर की तरफ लाइट ऐसे चलेगी, ऑब्जेक्ट से लाइट बाहर की तरफ ऐसे चलेगी। ओके, अभी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, अब मैं इसमें वाटर भर देता हूँ, ये इस तरह से वाटर भर दिया है हमने। तो इस ग्लास कंटेनर में वाटर भर दिया और फिर हम इसको देखें तो ये लाइट थोड़ी ऑब्लिक क्यों चलती है। अगर ये लाइट ऑब्लिक क्यों चलती है और ऐसे करके लाइट चली और मान लो इस जगह पर ये आपका एयर और वाटर के बीच का सरफेस है, तो ये मीडियम हो गया, ये वाटर और ये एयर। तो बाहर की तरफ एयर है और ये वाटर है, तो इस तरह से एक मीडियम आ गया। यहाँ एक नॉर्मल बनेगा इस तरह से और ये एंगल हो जाएगा इंसिडेंट एंगल। ये आपका नॉर्मल हो गया, देखो ऐसे, और ये इंसिडेंट एंगल हो गया। अब वाटर से जो कि डेंसर मीडियम है, आप एयर में जाओगे जो कि रेयर मीडियम है, तो एंगल बड़ा हो जाएगा। तो लाइट जो ऐसे जानी चाहिए थी वो इससे अवे होगी इस तरह से। तो मान लो लाइट ऐसे करके अवे हो गई और इसको हमने डॉटर करके मिलाया पीछे की साइड में, तो ये यहाँ बना इस जगह पर। डॉटर करके मैं पीछे लाया तो ये इस जगह पर आया। इसका मतलब ऑब्जेक्ट पहले शुरुआत में यहाँ है और वाटर यहाँ तक भरा हुआ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी रियल डेप्थ है। इस ऑब्जेक्ट की वाटर में रियल डेप्थ है ये, तो हमने इसको बोल दिया रियल डेप्थ, रियल डेप्थ। तो इसकी रियल डेप्थ हमने मान ली। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, ये हमने इसकी रियल डेप्थ मान ली और ये है आपका, इस जगह पर हमें वो इमेज लग रही है, ये ऑब्जेक्ट, लेकिन उसकी इमेज यहां बन रही है, तो हमको ये ऑब्जेक्ट लग रहा है और वो उसकी ये कहलाएगी अपरेंट डेप्थ। इसको हमने नाम दे दिया अपरेंट डेप्थ ए और इसको नाम दिया रियल डेप्थ आर। ठीक है, तो इस तरह से वो उभरा हुआ दिखेगा आपको। तो यहां एक फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, इसका ये फॉर्मूला है। तो इसकी सहायता से हम बता सकते हैं रियल डेप्थ इतनी है तो अपरेंट डेप्थ कितनी होगी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो। ठीक है, तो लाइट जो ऑब्जेक्ट से यहां से चली ऑब्लिक्यू, वो इस जगह पर टकराई, ये नॉर्मल है, और लाइट हो गई वाटर से एयर में आके अबे, और इसको हमने डॉट करके पीछे मिलाया, तो आपकी जो ऑब्जेक्ट की इमेज है, इस ऑब्जेक्ट से जो रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बन रही है वो इस जगह पर एप्रियंस यहां आ रहा है। पहले यहां से लेके यहां तक रियल डेप्थ आ रही है, अब यहां से लेके यहां तक अपरेंट डेप्थ आ रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब मान लो हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो हमने एक क्वेश्चन में लिख दिया, हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द रियल डेप्थ, व्हाट इज द
रियल डेप्थ, व्हाट इज द रियल डेप्थ ऑफ पूल, स्विमिंग पूल कह रहा हूं, वाटर पूल कह सकते हो, व्हेन इट बॉटम अपियर टू, व्हेन इट्स बॉटम अपियर्स टू, ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हेन इट्स बॉटम अपियर्स टू बी रियलाइज्ड 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का उसका अपरेंट डेप्थ दी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, क्वेश्चन देखकर लिख रहा हूं, ध्यान सुनिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 4/3 है, तो म्यू की वैल्यू तो हो गई 4/3। व्हाट इज द रियल डेप्थ, हमें रियल डेप्थ चाहिए, रियल डेप्थ चाहिए अपॉन अपरेंट डेप्थ जो कि 6 सेंटीमीटर है। तो रियल डेप्थ कितनी आएगी, तो रियल डेप्थ इक्वल टू 4/3 इंटू 6, 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन हम इस तरह से करेंगे। हमारे पास टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है, मान लो एक ग्लास प्लेट है, ये ग्लास प्लेट, इसका एक एंगल दिया है, इसको मैं नाम दे रहा हूं क्रिटिकल एंगल। मान लो इसका क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री का माना है मैंने। अब प्रॉब्लम है क्रिटिकल एंगल क्या है, समझाऊंगा अभी माना है 45 डिग्री है, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करें, एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री। अगर आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहते हो तो ध्यान रखना, कंडीशन है इंसिडेंट एंगल हमेशा ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। इंसिडेंट एंगल ग्रेटर होगा क्रिटिकल एंगल से, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस मिल सकता है। और सेकंड केस, लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ चलनी चाहिए, लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ चलेगी, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। जब चेक करते हैं डायग्राम से, मान लो मेरे पास ये डायग्राम है, ये ग्लास प्लेट, ठीक है, ये है आपका डेंसर मीडियम और ये आपका रेयर मीडियम, और मान लो ये आपका नॉर्मल। मैंने डेंसर मीडियम से लाइट चलाई और ये लाइट डाली डेंसर मीडियम से, ये एंगल हो गया एंगल आई, ये पूरा एंगल आई है, और ये मैंने माना मान लो 30 डिग्री। अभी मैं एंगल आई को 30 डिग्री मान रहा हूं, जबकि क्रिटिकल एंगल है 45 डिग्री। मतलब एंगल आई छोटा है और एंगल क्रिटिकल बड़ा है, ऐसा मानना। तो ये लाइट जानी चाहिए डॉट डॉट करके ऐसे, लेकिन आप डेंसर से रेयर में जा रहे हो, तो डेंसर से जब रेयर में जाओगे तो रेयर का एंगल बड़ा होगा, तो एंगल बड़ा करने के लिए इस तरह से रिफ्रैक्शन में जाएगा, तो ये इस तरह से रिफ्रैक्शन में गया, और ये कहलाएगा एंगल आर। एंगल आई से ये कहलाएगा एंगल आर। यहाँ एंगल आई से एंगल आर बड़ा है, एंगल आई छोटा होगा और एंगल आर बड़ा होगा। तो ये पहला केस है। इस कंडीशन में केवल रिफ्रैक्शन हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। ओके, पहला केस। अगर मैं ये कहूं सेकंड डायग्राम, एक साथ 3 डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान सुनना। अब मैंने सेकंड डायग्राम बनाया, इसमें मैंने क्या किया, ये ग्लास प्लेट, ये नॉर्मल, और यहां से मैंने लाइट डाली, ये एंगल आई इंसिडेंट एंगल मान लो 45 डिग्री का माना, तो आपका एंगल आई 45 डिग्री का है और क्रिटिकल एंगल भी 45 डिग्री का है, ठीक है। तो यहां से लाइट आपको कैसे प्राप्त होगी, पहले केस में जब आई लेस देन था क्रिटिकल एंगल से तो लाइट ऐसे ही बेंड हुई थी, लेकिन जब आई सी के बराबर होगा तो ये बेंड होकर इस तरह से आएगा। भाई लाइट ऐसे जा रही है, अब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में भेजोगे तो रेयर मीडियम का एंगल बड़ा होगा, तो देखो ये बड़ा, और बड़ा करो और बड़ा करो तो इतना हो जाएगा वो, तो ये लाइट ऐसे चली जाएगी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए,
ठीक है। अगर आई सी के बराबर है, एंगल आई सी के बराबर है, तो ये इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकलेगी। तो ध्यान से सुने डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल सी इक्वल होता है इंसिडेंट एंगल को। इंसिडेंट एंगल इन डेंसर मीडियम, इंसिडेंट एंगल इन डेंसर मीडियम ही क्रिटिकल एंगल कहलाता है। अगर रेयर मीडियम में बनने वाला रिफ्रैक्टिव एंगल 90 डिग्री का हो, डेंसर मीडियम में इस इंसिडेंट एंगल को ही क्रिटिकल एंगल कहते हैं अगर रेयर मीडियम में बनने वाला रिफ्रैक्टिव एंगल 90 डिग्री का हो, तो इस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब देखो यहां मैं एक डेरिवेशन करा रहा हूं। मैं यहां मान लेता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का और यहां मान लेता हूं रेयर मीडियम का। तो म्यू डी इंटू साइन एंगल आई, साइन एंगल आई इज इक्वल टू, यहां क्या लिखोगे, म्यू आर इंटू साइन एंगल आर, ठीक है। म्यू डी साइन एंगल आई, आई एंगल सी के बराबर है तो मैं इसको सी मान सकता हूं, इज इक्वल टू म्यू आर साइन, आर की वैल्यू 90 डिग्री तो मैं इसको 90 मान लिया, ठीक है। साइन 90 को इधर ले आओ तो साइन सी अपॉन साइन 90 और म्यू आर अपॉन, इसको नीचे ले जाओ, म्यू डी। तो ये म्यू हो गया, जो नीचे लिखा है वो आगे आएगा और जो ऊपर लिखा है वो यहां आएगा। तो डी म्यू आर इज इक्वल टू फॉर्मूला आएगा साइन सी अपॉन साइन 90 की वैल्यू 1, तो डी म्यू आर साइन सी के बराबर होगा। तो ये हमारा एक फॉर्मूला ड्राइव होके आ गया।